everyone, welcome to our channel. This is Shalini Sharma once again. Wish you a very happy and prosperous new year. ऐसे ही अपनी स्टडी की प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ाई चालू रखिए, एग्जाम पास आने वाले हैं. ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर. सो हमारा आज का जो चैप्टर है वो न्यू चैप्टर नंबर 10, हिस्ट्री इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस. अभी तक हमने देखा कैसे हमने इंडिया ने फाइनली इंडिपेंडेंस उसे मिल गई है, मगर लास्ट क्या था, लास्ट में ये होता है कि इंडिया ब्रिटिश से तो हो जाता है फ्री, मगर क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, डिवाइड इनटू टू डिफरेंट कंट्रीज. एक का नाम इंडिया और एक दूसरा है पाकिस्तान. तो इस डिवाइड वाले जो न्यू नेशन है हमारा, अब उसमें क्या चैलेंजेस आएंगे, ये वाला हम इस चैप्टर में पूरी डिटेल में आज पढ़ते हैं. अ न्यू एंड डिवाइडेड नेशन. अ न्यू क्यों? जस्ट अभी भी ब्रिटिश हमारे यहाँ से गए हैं तो एक नया सुंदर घर मिला है हमें, मगर बट स्टिल इट इज अ डिवाइडेड नेशन. द रीजन बिहाइंड दिस इज डिवाइडेड क्यों है? क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान दो कंट्रीज में डिवाइड कर दिया गया है. हम बहुत खुश है कि हमें नया घर मिला है, मगर हम थोड़े दुखी हैं कि हमें हमारी फैमिली, हमारे रिलेटिव से डिवाइड कर दिया गया. एक लाइन खींच दी गई है, आधे रिलेटिव इधर है और आधे इधर है. जब इतना कुछ हो गया उस घर में, तो कोई ना कोई तो डिसीजन लेगा. जो हेड है उस घर का, वो क्या डिसीजन लेगा कि मैं सबको खुश रखूं, एक नई तरीके से, एक नए रूल के साथ जो मेरा घर है मैं उसे आगे डेवलपमेंट के साथ साथ जो पब्लिक है उनके साथ ही, डेवलपमेंट के साथ ही मैं आगे बढ़ता चला जाऊं. मगर इसको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे. एकदम इंस्टेंट तो ऐसा है नहीं कि वो अभी उसने घर बनाया और हमारे घर बिल्कुल सुंदर और बिल्कुल वेल फर्निश्ड होगा. हमें उसमें मेहनत करनी पड़ेगी. वैसे ही कंट्री के लिए भी मेहनत करनी पड़ी थी, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को, असेंबली को. क्या क्या? अ न्यू एंड डिवाइडेड नेशन. इंडिपेंडेंट. इंडिया फाइनली इंडिपेंडेंट हो गया था अगस्त 1947 में. फाइनली इंडिपेंडेंट था, बिल्कुल फ्री हो चुके थे हम. किससे? ब्रिटिशर्स से. मगर स्टिल वी हैव टू फेस सो मेनी challenges. What were the challenges? Partition result of 8 million refugees from Pakistan. पाकिस्तान से कितने मिलियन रिफ्यूजीज आए? 8 मिलियन. अब देखिए, इंडिया से जो है मुस्लिम्स अगर पाकिस्तान गए हैं, तो पाकिस्तान में जो वो ये देख रहे थे कि बहुत ज्यादा मुस्लिम्स हो गए और हो सकता है कि आगे हमारी जो लाइफ है, वहां हिंदू ने सोचा, सिख ने सोचा कि आगे जो हमारी लाइफ है वो थोड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी, तो बेटर है हम इंडिया आ जाए, इस वाले एरिया में हम आ जाए, जो पार्टीशन हुआ उसके इस एरिया में आ जाए. तो वहां से कितने लोग माइग्रेट होके वहां से अपना सामान लेके, देखिए घर तो ला नहीं सकते, जो जॉब थी उनकी वो भी छूट गई थी, एजुकेशन वहीं छूट गया था. इनफैक्ट आप देखेंगे जिस तरीके से वो आए थे वहां से, वो भी काफी हॉरेबल था, कईयों के लिए बहुत ही हॉरेबल था. बहुत मार काट हुई थी, बहुत लोगों की जान भी गई थी इन सब चीजों में. तो वो जो माइग्रेट होके लोग आ रहे थे उनका पूरा ध्यान भी तो रखना था. अब हमारे घर में कोई आएगा गेस्ट, तो हम उसका ध्यान भी तो रखेंगे. वो खाएगा भी, पिएगा भी, वो सोएगा भी, कहीं उसे कुछ जॉब भी चाहिए होगी. इन सब चीजों का ध्यान रखना था. पार्टीशन रिजल्ट ऑफ 8 मिलियन रिफ्यूजीज फ्रॉम पाकिस्तान. ठीक है, अब वो वहां से आ रहे हैं तो हमें उनका ध्यान रखना है. कॉन्स्टिट्यूशन को ये देखना है कि मैं कैसे कैसे उन लोगों को भी हर चीज प्रोवाइड करूं, फूड भी प्रोवाइड करूं, शेल्टर प्रोवाइड करूं, क्लोथ्स, एजुकेशन, जॉब, एवरीथिंग. तो होम जॉब्स, प्रिंसली, देखो होम जॉब तो ठीक है, होम जॉब भी प्रोवाइड करेंगे, घर भी देंगे. प्रिंसली स्टेट ऑलमोस्ट 500 बाय नवाब एंड महाराजा. 500 स्टेट्स. क्यों? हर स्टेट को कोई ना कोई जो है, किसी ना किसी राजा का एम्पायर था, किसी ना किसी नवाब का एम्पायर था. अब क्या हो रहा है, वो लोग बोल रहे हैं कि हम अपना अलग, हमारी कंट्री अलग होनी चाहिए. जैसा कि हैदराबाद में सबसे ज्यादा उनका ही था कि हम अपना अलग एक कंट्री बनाएंगे. तो मतलब पूरा इंडिया है, मगर वो एक छोटा सा जो है वो उनका ही कंट्री होना चाहिए. मगर उन्होंने, किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस चीज को बहुत ही प्रॉपरली एडजस्ट किया था. उनका इंटरवेंशन इसमें बहुत ज्यादा था और इस चीज को उन्होंने बहुत तरीके से, सलीके से इस बात को सल्टाया था. और ये फाइनली ये हुआ था कि इंडिया
एक ही रहेगा, कोई प्रिंसली स्टेट नहीं रहेगा जैसा 500 थे ऑलरेडी। और धीरे 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 करके सब ये बात मान भी गए थे। पॉलिटिकल इश्यूज तो होंगे ही डेफिनेटली। एक पॉलिटिकल इशू से हमारा कितनी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, कितने कर्फ्यू लग जाते हैं, कितना कुछ हो जाता है, दंगे हो जाते हैं। तो आप ये सोचो पूरा का पूरा एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाना कितना डिफिकल्ट होगा उस टाइम। ये भी बहुत ही बड़ा एक चैलेंज था। फिर अब इसका रीजन, ये चैलेंज इतना भारी हो गया था, बस ये छोटी 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 इतनी बातें नहीं थी। और डाइवर्सिटी, इंडिया की जो डाइवर्सिटी है देखो तो बहुत सुंदर है, बहुत ही अच्छी। हर तरीके का खाना मिलेगा, हर तरीके के लोग मिलेंगे, ड्रेसेस आप देखो अलग अलग, इनफैक्ट गीत अलग अलग, इनफैक्ट सॉन्ग्स हो गए उनके, डांस हो गया, हर चीज आप ये देखो। वो डाइवर्सिटी ने एक इंडिया, सिंगल एक इंडिया में आप देखोगे तो आप नॉर्थ की तरफ देखोगे तो फीचर्स हैं वो बहुत डिफरेंट है हर किसी के, हर एक पर्सन के, हर एक पब्लिक के। और जब साउथ की तरफ देखोगे तो वहां बिल्कुल डिफरेंट है, बड़ी आंखें होंगी जैसे कि श्रीलंकन्स हैं, उन लोगों की जैसी बड़ी आईज होगी, थोड़ा कॉम्प्लेक्शन डार्क होगा, वेवी हेयर होंगे। वही अब नॉर्थ की तरफ जाओगे तो आप देखो कितना चेंज है, चाइनीज की जैसी आईज हो जाती है, बिल्कुल फेयर होता है, कम हेयर होते हैं, स्ट्रेट हेयर होते हैं, हाइट थोड़ी कम होती है। तो ये डिफरेंस है ना। अगर एक आदमी के दिखने में इतना डिफरेंस हो, सोचो उसकी कल्चर में कितना डिफरेंस होगा। तो इंडिया तो कितना डाइवर्सिटी है यहाँ, किस किस चीजों में, लैंग्वेज में है डेफिनेटली, बहुत सारी लैंग्वेज है, रिलीजन में है, कल्चर में है, हाई कास्ट लो कास्ट, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। मेजॉरिटी हिंदू थी, माइनॉरिटी तो जैन सिख हिंदू, हिंदू के अलावा जितने भी कास्ट है माइनॉरिटी में, मगर इनके साथ भी तो डील करना था। अब हम एक लैंग्वेज को तो ऐसा नहीं है कि आगे बढ़ा दे कि हम आज जलियांवाला बाग हुआ था इसलिए हम तो पंजाबियों की जो लैंग्वेज है, सरदारों की लैंग्वेज, उसी को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि हम उस चीज से बहुत दुखी हैं। ये तो कोई रीजन नहीं हो, हम इसलिए बहुत दुखी हैं कि हम मुस्लिम्स को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि हम उर्दू, हम चाहते हैं वो आगे बढ़े तो हम उर्दू को ही फोकस करेंगे। इतनी सारी लैंग्वेज, आप किसी को भी, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप किसी को नीचा दिखाओ या किसी को ऊंचा दिखाओ। आपको उन्हीं के साथ वहीं रहकर डील करना पड़ेगा। रिलीजन, लैंग्वेज इतनी है तो रिलीजन भी उतनी है, कल्चर बहुत सारी है। हाई कास्ट लो कास्ट का क्या था, वहां अभी भी इंडिया में इस वक्त भी अनटचेबिलिटी पूरी तरीके से हटा नहीं था, रूल नहीं बना था ना। तो रूल नहीं बना तो अनटचेबिलिटी अभी भी नहीं हटा, अभी भी यही था कि वो वाली जो कास्ट है वो छोटी कास्ट है, ये कास्ट थोड़ी बड़ी कास्ट है, वो वहां नहीं जा सकता, टेम्पल में नहीं जा सकता, कुएं के पास नहीं जा सकता, खेतों में या पढ़ने नहीं जा सकता। तो ये जो चीजें दिमाग में थी आज सालों से है, उसको हटाना, उसको चेंज करना, इन सब चीजों में बहुत टाइम लगता है। अब मेजोरिटी हिंदू की है, मगर इंडिया कैसा है, डाइवर्सिटी के साथ चलते हैं हम ऐसा तो नहीं हिंदू है तो जैसे उन्होंने बोला कि हम पाकिस्तान से मुस्लिम ही रह सकते हैं, बाकियों को तो हम मार काट देंगे, हम तो ये नहीं चाहते थे। इनफैक्ट जवाहरलाल नेहरू ने बाद में कहा भी था कि ये भी आपके इसमें आएगा कि उन्होंने क्या कहा था, रूरल इकोनॉमी, भाई वो जो इंडिया था वो ज्यादा से ज्यादा, इनफैक्ट 80% गांव में बसता था। उस जो रूरल इकोनॉमी है, वो जो एरिया है, उसको डेवलप करना बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि वो 80% जो लोग थे उनसे ही इंडिया बना था, बेसिकली इंडिया वहीं बसता था। तो आप उसको अगर इग्नोर करोगे तो नहीं चलेगा ना, हमें तो उसको तो सबसे पहले आगे बढ़ाना पड़ेगा, उनको सबसे ज्यादा आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो स्लम्स में रह रहे हैं, क्यों, क्योंकि वहां से आ गए हैं जॉब करने के लिए, स्लम्स में रह रहे हैं, तो हमें उनके साथ ऐसा नहीं होना है। हेल्थ पे ध्यान नहीं दे, हेल्थ तो अगर आप बिना अच्छी हेल्थ ही नहीं है तो आगे क्या डेवलपमेंट करेगा, आगे की जनरेशन उसकी अच्छी कैसे होगी, तो हेल्थ पे भी ध्यान देना है, उसका डेवलपमेंट करना है। ओवरऑल पॉवर्टी, अगर वो गरीब है तो हम उसकी कैसे मदद कर सकते हैं, किन चीज़ों से, जॉब दे सकते, जॉब से टैक्स कम करके, बहुत सारी चीज़ें। प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर, प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर में क्या था, देखिए कि जो खेती बाड़ी ये सब होता है ना, वो एक ऐसा नहीं है कि वो 100% आज अगर गेहूं उगा है तो आपको 6 महीने बाद गेहूं 100% है कि मिल ही जाएगा। डिपेंड करता है कि वेदर कैसा था, डिपेंड करता है कि कोई गलत ऐसी सिचुएशन नहीं हो जिससे फसल खराब हो जाए।
पेस्टिसाइड का प्रॉपर यूज हो रहा है नहीं हो रहा, अगर हो सकता है कि किसी कारण से कोई भी और इंसेक्ट जैसे वो टिड्डी वाला हमला हुआ था वो ना हो जाए, अगर वो हो गया तो फसल खराब हो गई, या बारिश ज्यादा हो गई तो हो गई, बारिश नहीं हुई तो भी हो गई। तो बहुत सारे रीजंस है, तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि 100% हमारा जो एग्रीकल्चर वाला जो पार्ट है वो प्रोडक्टिविटी 100% होगी। ठीक है, जॉब, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज को और आगे बढ़ाना, इंडस्ट्री से तो बहुत फायदा होता है ना, हमने पढ़ा है। देखो लिंक करो एसएसटी की हर टॉपिक को, अपना जो तीनों ज्योग्राफी है, सिविक है, हिस्ट्री, इससे लिंक करोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगी चीजें। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हमने पढ़ा था, एक एरिया का और ग्रोथ करती है, डेवलपमेंट करती है, तो उस पर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। फिर आया हमारा यूनिटी एंड डेवलपमेंट गो हैंड इन हैंड। यूनिटी भी होनी चाहिए और डेवलपमेंट भी होना चाहिए। यूनिटी कैसे, वही बात है, आपस में तो नहीं लड़ाई करा सकते, लैंग्वेज के बेस पे, रिलीजन के बेस पे, डांस या फिर गेटअप के बेस पे, ड्रेसेस के बेस पे हम लड़ाई नहीं करा सकते। हमें उन दोनों चीजों को हैंड इन हैंड, मतलब साथ साथ लेके चलना पड़ेगा। अगर सिख बोल रहा है कि मुझे ये वाला जो फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट करना है, इस टाइम हॉलीडे होना चाहिए, मैं क्या एग्जांपल बता रही हूँ जॉब के लिए, तो डेफिनेटली उसे वो हॉलीडे मिले। साथ में जैन अगर बोल रहा है कि मुझे हमारा जो है वो हॉलीडे हमारे जो उसमें कॉन्सेप्ट में है वो हॉलीडेज मिलना चाहिए, तो उन्हें महावीर जी वाला हम हॉलीडेज प्रोवाइड करते हैं। तो दिवाली की भी आ रही है, होली की भी आ रही है, तो ईद की भी आ रही है, तो क्रिसमस की भी आ रही है। तो ये क्या हो गया, यूनिटी एंड डेवलपमेंट गो हैंड इन हैंड। ये एक एग्जाम्पल बता रही हूँ कि सबको एक साथ लेके चलना और सबके साथ डेवलपमेंट करना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था और ये बहुत बड़ा चैलेंज था। फ्रूट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुड रीच द ब्रॉड मास, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचे। ऐसे नहीं कि आप एक जो ऑफिसर्स वह है उन्हीं को ही आप प्रोवाइड कर रहे हो ये चीजें, नहीं, हर एक सिटीजन के पास पहुंचे, इंडिया के हर एक सिटीजन के पास, तो ब्रॉड मास, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचे। और कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन, देखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ट क्यों है, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। दिसंबर 1946 से नवंबर 1949, 3 साल लग गए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है धीरे 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 बनने। अब आप बोलेंगे नवंबर 1949 में अगर ये बन के रेडी हो गया है, तो हमारा जो सीरीज चली मीटिंग की 3 इयर्स तक चली, 3 साल तक चली, फ्रेम हुआ, रूल हुआ, पोर्ट्रेट हुआ, इफेक्ट कब हुआ, 26 जनवरी को, 26 जनवरी को 1950। क्यों 1 साल क्यों लगा, मतलब 3-4 महीने, 1 महीने 2 महीने और क्यों लगे, इसी दिन कर देते, इसलिए क्योंकि जवाहरलाल नेहरू का इससे एक कनेक्शन था, जो लास्ट वाले हमने चैप्टर में भी पढ़ा है। उन्होंने बोला था जवाहरलाल नेहरू की 26 जनवरी 1930 के दिन, 26 जनवरी 1930 को हमें स्वराज मिल जाएगा, पूर्ण स्वराज। वो मिला नहीं, हुआ प्रॉब्लम हुई थी, काफी सारी इश्यूज थे, तो वो मिला नहीं, मगर उन्होंने डिक्लेयर तो किया था। तो उस डेट को दिमाग में रख के, ध्यान रख के लोगों ने क्या सोचा, हम इसी डेट को ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है पूरा फ्रेम करेंगे और इफेक्ट करेंगे। तो हमारा इफेक्ट कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को, ये डेट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। फीचर्स, अब फीचर्स क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत लंबा चौड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अब इसके फीचर्स क्या है वो देखते हैं। एडल्ट फ्रेंचाइजी 21 ईयर्स, नाउ 18। एडल्ट फ्रेंचाइजी हर एक जो 21 ईयर का है, हर एक मेल फीमेल, एजुकेटेड अनएजुकेटेड, पुअर रिच, हर एक आदमी दे सकता है वोट। तब था एज 21 ईयर्स, अब तो 18 ईयर्स हो गए, सबको पता है। 21 ईयर्स तब था जब ये लागू हुआ था, अब है 18 ईयर्स। ऑल इक्वल बिफोर लॉ, हर तरीके से इक्वल है सब, जो लॉ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, सबके लिए बराबर है। Some claim that India should be for Hindus, कुछ लोग तब भी ऐसे थे जो ये बोल रहे थे कि निकालिए बाकियों को, जो इंडिया है वो सिर्फ हिंदू के लिए होना चाहिए, जैसा पाकिस्तान सिर्फ मुस्लिम्स के लिए। बट स्टिल पाकिस्तान में भी हैं कुछ हिंदू, कुछ आप पंजाबी भी वहां देखेंगे, आधा पंजाब हमारा यहाँ ना, तो आधा पंजाबी मोमडन्स बन गए हैं वो,
पंजाबी मुस्लिम्स बन गए, वहां भी। तो अब ये बोल रहे थे कि हमारा भी ऐसा ही कर लो, बट नेहरू जी ने क्या बोला, इंडिया मस्ट नॉट बिकेम अ हिंदू पाकिस्तान। ये इंडिया है, इसे इंडिया ही रहने दीजिए। इंडिया में है डाइवर्सिटी, बहुत सारे लोग, बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारा कल्चर है, उसे ऐसा ही रहने दीजिए। हम हिंदू पाकिस्तान में कन्वर्ट नहीं होएंगे, जो है हम जैसे हैं वैसे बिल्कुल बेस्ट है। द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी वॉज अबॉलिश्ड फाइनली, जो सालों से चली आ रही थी, रूल आ गया, ये जो अनटचेबिलिटी है वो बिल्कुल हटा दी जाए। क्यों? क्योंकि इट इज अ स्लर ऑन द फेयर नेम ऑफ इंडिया। इंडिया के नाम पे ये एक धब्बा है, इसे हटाना पड़ेगा। इंडिया का जो नेम है, जो फ्रेम है, उसके नाम पे ये कलंक है, इसे हटा दो। क्यों? क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं, वो जो कैटेगरी है, वो जो परसेंट है लोगों का, बहुत ज्यादा सफर कर रही है। वो लोग, अब उनको क्या हो गया था, एंट्री मिल गई थी, टेम्पल में नहीं जा सकते थे, अब एंट्री मिल गई, रिजर्वेशन सीट मिल गई है उन्हें, रिजर्व सीट मिल गई है जॉब्स के लिए। अब ऐसा नहीं है कि वो लोग जब पिछड़ा, वो जो कास्ट होगी या एस वो उन्होंने बाद में बनाया है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब वाला रिजर्वेशन, तो उन लोगों को हमेशा पीछे ही रखेंगे, नहीं, उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और आगे बढ़ने का कैसे मौका मिलेगा, जब वही लोग जो आगे ऑलरेडी हैं, जो जनरल कैटेगरी में है, वो उनको मौका देंगे, तभी तो मिलेगा। ये उनकी गलती तो नहीं है कि वो पिछड़ा वर्ग, बिल्कुल भी नहीं है उनकी गलती, हमने तो कभी उन्हें आगे बढ़ने ही नहीं दिया। अब वो आगे बढ़ रहे हैं, अब वो आगे बढ़ेंगे तो डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ होगा उनके कल्चर की, उनके रिलीजन की, उनके एक जनरेशन की। तो ऐसे फाइनली हमारा जो है न्यू एंड डिवाइडेड नेशन फ्रेम हुआ, और कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये बन रहा है।